नेल्सन मंडेला का कथन है कि शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और दुनिया बदलने के क्रम में आपको स्वयं को बदलना होगा और स्वयं को बदलने के क्रम में आपको सीखना सिखाना होगा। इसी सीखने सिखाने के क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र कुमार सिंह सर, जो कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सर, जैसे कि हमने बात की कि आपको स्वयं को बदलना होगा या शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। तो सर, हम जब दुनिया बदलने की बात करते हैं तो पहले व्यक्तिगत रूप से हमें स्वयं को बदलना होता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? विज्ञान की रूप में मानव भी आता है, एनिमल किंगडम के अंतर्गत आता है जी। और बाकी सारे भी जितने पशु पक्षी जितने भी वो भी उसी में आते हैं। तो जिस समय जन्म ले रहा होता है, अगर उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, उसमें संस्कारों का विकास नहीं हो रहा है, तो पशुवत व्यवहार कहलाता है। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, कोई व्यक्ति कुछ गणित कार्य करता है, कहते हैं तो जानवर हो गया है ना, तो मानव नहीं रह जाता, वो जानवर कहा जाता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति पशु से मानव में परिवर्तित होता है। तो शिक्षा जो है वो आपको पशु से मानव बनने की यात्रा तय कराती है। और सर, जैसा कि कहा जाता है कि अगर जैसा कि आप इस पद तक पहुँचे हैं सर, तो कहीं ना कहीं क्या अभाव में प्रभाव मनुष्य छोड़ता है जो उसका उस प्रकार से कोई रोल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कहना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है जी। मुद्दा अभाव का नहीं होता जी जी। मुद्दा मानसिकता का होता है। मानसिकता अगर आपकी ऐसी है जी कि आप उसमें निकलना चाहते हैं तो आपके पास रास्ते ही रास्ते हैं, और अगर कहीं आप सुविधाएं ढूंढने लगते हैं तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अब जितने भी महापुरुष हैं, कोई भी महापुरुष आप मुझे बता दीजिए जो कि अभावों के बीच से नहीं निकला है। अब नेल्सन मंडेला की बात भी आपने कही है, कितने संकटों के बीच महात्मा गांधी जी ने सब कुछ छोड़ के राष्ट्र के लिए अपना समर्पण कर दिया ना। तो जितने भी, और हम भगवान श्री राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, ईसा मसीह की बात करें, अल्लाह की बात करें, सबका एक ही है। सब अभावों के बीच में, संघर्षों के बीच बढ़े हैं। अगर किसी में संघर्ष करने की क्षमता नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, ज्ञान आवश्यक है, बिना ज्ञान के भी वो चीज़ें आगे प्राप्त नहीं कर सकता। तो व्यक्तिगत प्रयास जो हैं वो आपके अभाव को कम करते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव है वो विकसित होता है समय के साथ में। सर, बदलाव, हम बदलाव की बात करते हैं कि बदलाव ही एक ऐसा परिवर्तन है जो शाश्वत है। तो सर, शिक्षा में बदलाव, जैसे कि इस समय एक प्रोजेक्ट अलंकार चल रहा है, वो किस तरह से माध्यमिक स्कूलों के लिए लाभ पहुंचा रहा है या फिर बच्चों के भविष्य को तय करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालयों के लिए, राजकीय विद्यालयों के लिए एक बहुत ही इस योजना को प्रारंभ किया है प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में, जिसमें अगर हम सहायता प्राप्त विद्यालयों की बात करें तो प्रबंध समिति, प्रबंध तंत्र केवल 25% धनराशि देगा, सरकार 75% देती है और 1.25 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। पहली बार सरकार में इन विद्यालयों के लिए सरकार की ओर से ये धन की व्यवस्था की गई है। और इसी तरह हम राजकीय और संस्कृत विद्यालयों की बात करें, वहाँ तो 25% भी नहीं, सरकार राजकीय विद्यालयों में तो 100% दे रही है। और विद्यालयों का पूरा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से कायाकल्प कर दिया है। हाँ, दूसरी आवश्यकता केवल गुणवत्ता की रह रही है। तो अगला एस्पेक्ट सरकार का गुणवत्ता पे ही काम करने का है कि शिक्षकों के पदों को भर के और बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए। तो सर, क्या जैसे कि अलंकार जो होते हैं भाषा को सुशोभित करते हैं, उसमें 4 चांद लगाते हैं, तो वैसे ही ये जो प्रोजेक्ट अलंकार है वो भी बच्चों के भविष्य में 4 चांद अवश्य लगाएगा आने वाले समय में। तो हम भी ऐसी आशा करते हैं कि प्रोजेक्ट अलंकार से अधिक स्कूल और बच्चे लाभान्वित हों और उनका जो एक भविष्य है वो बेहतर तरीके से निर्मित हो। सर, लर्न और अर्न, लर्निंग अर्निंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस समय हम जिस पर वर्क कर रहे हैं, सर, लर्निंग में अर्निंग इंक्लूड है। और जैसा कि हम जो देखते हैं ये, या हमने सुना है या हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, या हमने महसूस भी किया है कि जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे हमारे अर्न करने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। जी है, जिसके पास ज्ञान है, जहाँ खड़ा हो जाए वहीं धन है।
जी बिल्कुल। दो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारी संस्कृति में हम लोग, मैं थोड़ा सा इसमें प्रतिवाद भी करूँगा जी कि हमारी संस्कृति में हम दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजन करते हैं और बसंत पंचमी का त्यौहार हमारा सरस्वती पूजन से है। गणेश पूजन तो और लक्ष्मी पूजन तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हिंदू परिवार में ना होता हो। जी बिल्कुल। हो सकता है कि ये भी संभव है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं भगवान को ही नहीं मानता हूँ। अगर वो नहीं मानता है तो घर की पत्नी मानती है, कोई ना कोई तो मानता है और पूजन होगा और आप करेंगे जी। लेकिन सरस्वती पूजन की अगर हम बात करें तो सरस्वती पे हम लोग उतना नहीं ध्यान देते हैं जितना ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत विश्व गुरु केवल ज्ञान के बल पे बना था। तत्समय भारत के जो हमारे विश्वविद्यालय थे, हम तक्षशिला विद्यालय की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय करें, विश्व के हर कोने के लोग वहाँ पढ़ने आया करते थे। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त होती, और जहाँ शिक्षा है, जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ धन ही धन, धन की आवश्यकता होती है। और शिक्षा के माध्यम से जो हम धन प्राप्त करते हैं उसका उपयोग भी हम सही करते हैं। अन्यथा कहते हैं ना, धन जो है, अतिरिक्त धन आपकी मति को भी भ्रष्ट कर देता है। और शिक्षा के माध्यम से सही रास्ते से, सही ज्ञान से अगर धन प्राप्त है तो आपकी मति को शुद्ध रखते हुए आपको आगे बढ़ाता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो अर्थ के बिना तो ना धर्म हो पाएगा, ना मोक्ष प्राप्त होगा, ना काम हो पाएगा। सारी चीज़ें, अर्थ भी अनिवार्य है लेकिन अर्थ का उपयोग धर्म के अनुरूप, जहाँ पॉजिटिव अगर हम कहेंगे, जहाँ तक पॉजिटिविटी के साथ जनहित के लिए इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। और ज्ञान है तो ज्ञान के बाद तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। बिल्कुल है, आपको पूरा आज की डेट में तो पूरा विश्व खुला हुआ है, कहीं भी आप जा सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करिए, धन तो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। तो अधिक लर्न करिए और अधिक अर्न करने की संभावना बढ़ जाएगी। सर, आपने बहुत से बदलाव देखे होंगे कि पहले हम किस तरह से पेड़ के नीचे या टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ते थे और आज हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं, और वहीं सर हमारी ये लर्निंग अर्निंग की मुहिम है। क्या सर इसमें कुछ नयापन आप देखते हैं कि हम जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक डिजिटल सोशल मीडिया है, हमारी रीच अधिक है, हम देश दुनिया से हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, तो सर इसमें क्या कुछ नया है? किस तरह से आप इसे देखते हैं? आज के समय में यदि आप नई चीज़ों को समाहित ना करते हुए केवल पुराने पे रह जाएंगे तो जो कहा जाता है कि ना, डॉक्टर अगर अपने आप को अपडेट ना करे तो उसकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है। उसी तरह वकील का भी उसकी भी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी। वही स्थिति शिक्षा तो सदैव परिवर्तनशील है। आज शिक्षा के जो एरिया हैं जिन पे काम हो रहा था, क्या अगर हम 25 साल 30 साल पहले की बात करें कि क्या कोई कंप्यूटर के बारे में नाम सुनता था? है, कंप्यूटर का विरोध भी बात जब आया तब भी उसका विरोध हुआ। आज क्या बिना कंप्यूटर के जीवन जिया जा सकता? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है? बिना मोबाइल के आज की जीवन ही नहीं बचा है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन चाहिए। तो आपकी जो मुहिम है लर्न और अर्न की, और आपने दोनों चीज़ें समाहित की हैं। हमारी जो श्रुति परंपरा थी, अगर हम वेदों की बात करें तो हमको याद कराया जाता था, केवल याद कराया जाता था, और आपने उसमें अर्ण को भी साथ में लेके चले। बस अवश्य ये भी है कि शिक्षा प्राप्त करके, वेदों का ज्ञान करके, चाहे हम शिक्षक के रूप में कह दीजिए और चाहे पूजा पाठ के रूप में लेके चलिए, उनके माध्यम से वो भी धनार्जन ही होता था। बिल्कुल। तो आपकी जो मुहिम, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, आपको मैं धन्यवाद भी दूंगा कि बहुत अच्छा है कि आपने बच्चे में कम से कम जिज्ञासा तो जागृत की है कि वो याद करके अगर सुना रहा है तो उसे पैसा भी मिलेगा, तो वो तो बढ़ता चला जाएगा, तो इस राष्ट्र का बहुत बड़ा विकास होगा। जी बिल्कुल। मैं आपके लिए इसको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। हाँ, बहुत अच्छा। तो साथियों, उद्देशिका डीजी स्कूल की जो लर्निंग अर्निंग कॉन्सेप्ट की हमारे साथ में मुहिम है, वो बच्चों को पहले से बेहतर बना रही है, और किसी बच्चे को नहीं, व्यक्ति विशेष को भी बेहतर बना रही है कि सर, क्योंकि सर इसमें कोई भी एज ग्रुप का फाउंडेशन हमने नहीं रखा है। सर जैसे कि हम कुछ पढ़ते हैं तो हम पहले से बेहतर बन जाते हैं, हम उसको याद भी करते हैं तो हम और अधिक बेहतर बनते हैं, और याद करने के साथ साथ जब हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कैमरा खुलते ही या फिर मोबाइल खुलते ही हम जब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो एक अंदर से हेजिटेशन भी होता है थोड़ा। तो जब हम उस स्टेज को भी पार कर लेते हैं तो हमें निखार अधिक आ जाता है। तो सर ये याद करना, पढ़ना और सर प्रेजेंट करने से सर क्या कुछ अधिक बदलाव देखने को मिलेंगे,
क्या है? बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी जब मंच पे जाता है तो मुंह से शब्द नहीं निकलते। बिल्कुल सर। है, ये तो छोटे बच्चे और बड़ों की बात हो रही है। जी जी। तो आपने तो कैमरा के बीच में ला रहे हैं। जी जी जी। तो वहाँ बोलना तो और मुश्किल होता है, क्योंकि अपने बोले हुए को ही जब पुनः सुनो तो लगता है कि सुनने की हिम्मत नहीं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपने नहीं हो पाया तो बहुत अच्छा है। मैं जितना अप्रिशिएट करूँ उतना ही कम कहलाएगा। धन्यवाद सर। तो आप भी साथियों हमारे साथ जुड़िए और लर्निंग अर्निंग जो मुहिम है उसमें प्रतिभाग करिए, खुद को कल से बेहतर बनाइए, क्योंकि जब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी कुछ बेहतर संभव है। सर एक एक स्टेप मैंने जैसा कहा सर, आपकी जो यात्रा यहाँ तक की रही होगी संयुक्त शिक्षा निदेशक अंत तक की, तो इसमें भी क्या सर स्टेप आपने क्रॉस किए, क्योंकि ये डायरेक्ट आप यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। तो सर वो कितना उथल पुथल भरा आपका सफ़र रहा, थोड़ा सा आप अगर बताएंगे कि दर्शकों को इस तरह से आप बताएं कि आप डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, आपको लेवल क्रॉस करने होंगे और वहाँ पर आपको अपना प्रभाव भी छोड़ना पड़ेगा। तो सर वो आप थोड़ा सा बताएं। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा जी, सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपकी मनोदशा और जो परिवार के अंतर्गत जो वातावरण होता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको अगर अच्छा वातावरण मिल जाता है, हम वातावरण किसी नहीं कहेंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है और वो मतलब नहीं है, यहाँ शैक्षिक वातावरण की बात हो रही है। अगर शैक्षिक वातावरण आपको अच्छा मिल जाता है तो आपके बढ़ने की प्रगति के चांस बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं अपने बारे में भी अगर आपको कहना चाहूँ तो बेसिकली उसमें मैं प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा हूँ, गाँव के विद्यालय का पढ़ा हूँ। अच्छा। और मैंने जूनियर हाई स्कूल भी वहीं से किया है। और जिस प्रोजेक्ट अलंकार की बात कर रहे हैं, और मैं तो एक सहायता प्राप्त विद्यालय से ही मैंने उसके बाद किया है। और उसके बाद ठीक है आगे यूनिवर्सिटी में गया हूँ और सिविल सर्विसेज की तैयारी की। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी सोच अच्छी होनी, बड़ी होनी चाहिए जी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमको टॉप देखना है, टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाना है। हमने अगर गांव के स्कूल से किया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम आईआईटी में नहीं जा सकते हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं, हम जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको संकल्प के साथ, और मैं तो कहूँगा जो आपकी मुहिम है जी जी, लर्न एंड अर्न, तो यहाँ तो फायदा ही है, वहाँ तो फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। हाँ, आप लर्न करेंगे जी, और आप सुनाते चलिए, आप पैसा कमाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो कहते ना बाधा आती है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे पढ़ें, आपने तो उस बाधा को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान तो सदैव बिकेगा ही बिकेगा, उसका तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ना मिलने का कोई सवाल नहीं, जहाँ आप चाहेंगे वहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो सर हमें मतलब कुल मिलाकर सपने देखना बंद नहीं करना है सर। अभी भी जब कोई एरोप्लेन ऊपर से गुजर रहा होता है तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या कभी आपने इसमें बैठने की सोची है, तो उनका जवाब होता है नहीं। तो मैंने कहा जब आप सपने देखोगे ही नहीं तो पूरे होने के चांसेस तो खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हम बात करेंगे यहाँ पर सर प्रैक्टिस की। जैसे कि हमारे क्लासरूम में 40 बच्चे हैं सर, हमारे 40 बच्चे एक जैसे नहीं होते, एक जैसा रिजल्ट भी नहीं देते, लेकिन जो हमारी सरकार है वो ये चाहती है कि हमारे सारे बच्चे वो एक जैसे हो जाएं, एक जैसा रिजल्ट हमें मिले। और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि निर्भर करती है कि किस तरह से वो चीज़ें स्कूल में कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं। तो सर ये यहाँ पर क्या उन 40 को एक जैसा बनाया जा सकता है, या हमारी जो बनाने की कोशिश है क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं, करना तो चाहिए। देखिए हर माता पिता अपने चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, बिल्कुल, और बच्चे को पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आपने कहा एक जैसे बनाने की, एक जैसे सब डॉक्टर ही बन जाएंगे तो इंजीनियर कौन बनेगा है, और पॉलिटिशियन नेता कौन बनेगा? बनना तो है, लेकिन हाँ जिसकी जो क्षमता है, बहुत सारे बच्चों में कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कहते हैं ना कि आप अगर गाओ तो हो सकता है श्रोता ना मिले और कहेंगे यार आप बैठ जाओ, लेकिन किसी की आवाज़ इतनी अच्छी होगी, हो सकता है उसे कोई टीचर भी ना मिला हो, फिर भी जब वो गाना शुरू करता है तो उसके बाद लोग उसको सुनते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि खेल की प्रति जाता है, जी जी है, वो अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, अच्छा खेलता है, उसका हाथ बता देता है। एक को हम सिखाते हैं, एक बिना सिखाए ही बढ़ता है। अब जब उसको अच्छा टीचर मिल जाता है तो वो और अच्छा कर जाता है। तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में निकल सकता है, यहाँ शिक्षक की आवश्यकता हो जाती है। शिक्षक पहचाने और शिक्षक पहचान लेता है कौन बच्चा किस क्षेत्र में निकल सकता है। बहुत सारे, जिससे अगर कहूँगा मैं, अगर बच्चे में कल्पना शक्ति नहीं है और आप उसे लेखक बनाना चाहो जी, नहीं बन सकता। और उसमें कल्पना शक्ति है, आप इंजीनियर बना दो, हाँ इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले लेगा, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद भी उसका मन तो लेखन में लगा रहेगा।
बहुत सारे इंजीनियर मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे, बहुत सारे ऑफिसर्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा लेखन करते हैं और अपना क्षेत्र बदल देते हैं। जी जी। भले ही उन्होंने IIT से किया हो, कहीं से किया हो, लेकिन वो लेखक के रूप में सामने आ जाते हैं। तो मतलब व्यक्तिगत जो क्षमताएं हैं उनका उन्हें आभास हो, टीचर जो है उसमें एक रोल प्ले करे अच्छा, तो जो है वो बच्चा उस क्षेत्र में बहुत अच्छा करने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें उसके चांसेस पहले से ही बन रहे हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। जी जी। बहुत शरीर में मैं कहूँगा अगर उसकी हार्वर्ड की थ्योरी कही जाती है, गार्डनर की थ्योरी है, जिसमें बच्चे में सारे गुण होते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे में मैथमेटिकल कैपेसिटी नहीं होती, ऐसा नहीं होता उसमें उसका म्यूजिकल कैपेसिटी नहीं होती है, ये इंटेलिजेंसेस कही जाती हैं। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी होती है, फिजिकल इंटेलिजेंस भी होती है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, सारी चीज़ें होती हैं। अब जो उसकी क्षमताएं होती हैं वहाँ एक शिक्षक का और रोल आ जाता है। जिस क्षेत्र का कहते हैं ना, बहुत सारे आप देखेंगे कि बच्चे माता पिता कह रहे हैं गणित पढ़ो, और बच्चा साइंस ने बजाय ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है, तो या बायो में जाना चाहता है। यहाँ एक चीज़ और महत्व, बच्चे का इंटरेस्ट इस पे डेवलप करता है कि अच्छा शिक्षक जहाँ मिल जाता है उस क्षेत्र में उसको इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, डेवलप भी हो जाता है, आगे बढ़ भी जाता है। अच्छा सर, देखा गया है अक्सर, जैसे हमारा बच्चा जो है वो 2 सब्जेक्ट में, जैसे अगर हम गणित और संस्कृत को लेकर चलें, गणित में उसके 90 मार्क्स आए हुए हैं, संस्कृत में उसके 40 मार्क्स आए हुए हैं, और जब ट्यूशन लगाने की बात आएगी, यहाँ पे सीखने सिखाने की बात आएगी, तो बच्चे की मोस्ट प्रोबेबल जो ट्यूशन है वो संस्कृत की लगाई जाएगी। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं कि उसको मैथ में वो जब वो 90 कर रहा है तो वहाँ पे उसके अच्छे करने की संभावना आगे फील्ड में बेहतर है, अच्छी है, बन रही हैं, तो उसे वहाँ ना फोकस करके हम उसका फोकस दूसरे डायरेक्शन में कर देते हैं। कहा जाता है कि आप यूनि डायरेक्शन फोकस रखेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम फोकस डाइवर्ट कर दे रहे हैं, 2 शब्द जब हम अलग अलग कार्य करते हैं एक साथ, कई मल्टीपल, तो वो संभावना किस तरह से घटती बढ़ती है? देखिए, आप जो आपने कहा है बेसिकली मैं तो उससे सहमत ही नहीं हूँ। है, हम उसको बच्चे को रटाने का प्रयास करने लगते हैं, और रटाने के बजाय बच्चे की समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है। और समझ विकसित हो सकती है केवल उसको गाइड करने से। हम अगर आपने गणित में कहा कि हो सकता है उसको गणित का अच्छा शिक्षक मिल गया हो, या उसको संस्कृत का शिक्षक ना मिल पाए, इसलिए संस्कृत उसका कमज़ोर चल रहा है। संस्कृत का अच्छा शिक्षक मिल जाएगा, उसका गणित से इंटरेस्ट हट के उसका संस्कृत में जा सकता है। तो ये तो शिक्षक पे बहुत कुछ निर्भर करता है। पढ़ाने का तरीका बदलने की आवश्यकता है कि हम बताएंगे नहीं, जो किताब में कंसेप्ट है उसको हम समझाएंगे। हमें बच्चे की समझ विकसित करनी है, हमें बच्चे को रटाना है नहीं। और सामान्यतः यहाँ होता है कि समझ विकसित नहीं की जाती, और जब तक समझ नहीं विकसित होगी तब तक बच्चा अपने आप नहीं कर पाता। आप टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा, जिसको अगर हम अंग्रेजी की भाषा में हो जाता है तो करें कंसेप्ट। जी, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट कह दो चाहे समझ कह दो, बात एक ही है। तो अब जैसे गणित की बात होती है, कोई भी चीज़ गणित में अगर बताई जाती है, तो होता क्या, शिक्षक पता चला कि एक्सरसाइज पे गया और एक्सरसाइज का पहला 5वां 10वां 15वां सवाल करा दिया कि बेटा 1 से 5 4 सवाल एक जैसे हैं, कर लो थे, इस तरह से आपके हो जाएंगे। मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। वहाँ आपको जो चैप्टर के शुरू में जो कंसेप्ट दिया गया है उसे बच्चे को पढ़ना है, पहले अपने आप उसे समझना है, और समझने के उपरांत वहाँ जहाँ पे वो बच्चा अगर फंस भी रहा है तो हमें बताना नहीं है, हमें बताना है पीछे इसको देखो, और वहाँ से देख के फिर वहाँ पे लौट के आएंगे, वो करें, उसके बाद वो उदाहरण करें, और उदाहरण करने के बाद तब वो एक्सरसाइज पे उतरे। है, आज ही मैं एक स्कूल से बैठा हुआ था और बच्चे टीचर ही थी वो, बल्कि ह्यूमैनिटीज़ की टीचर और साइंस मैथ कर रही थी। तो उसमें हुआ ये कि कक्षा 6 की उन्होंने 9 पाठ कर लिए, और हमने चांस में पहला ही चैप्टर खोला, और पहले चैप्टर में नंबर लाइन की बात थी, और मैंने गिनती ऐसी दे दी -1 +2 +4 और -2, इसको जो है नंबर लाइन पे प्लॉट करो। अब इसको निकालो तो अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, ह्यूमैनिटीज़ का भी है, तो 1 2 3 4 का जोड़ घटाना है तो आराम से करके दे देगा। लेकिन जब नंबर लाइन की वो चैप्टर भी पढ़ चुकी, अब चैप्टर पढ़ने के बाद हमने कि इसको नहीं संख्या रेखा के रूप में से प्रदर्शित करो,
नहीं, फिर मैंने उन्हीं की किताब खोल के उनको दिखाया, हमने देखो इसमें ये दिया, फिर हमने एग्जाम्पल भी दिखाया, देखो इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो आपने सवाल तो कर लिया, समझ नहीं विकसित हुई, मतलब दोबारा करो इसे। जब तक समझ नहीं विकसित करोगे तब तक आप अच्छे शिक्षक भी नहीं बन सकते हो और आगे के सवाल भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो यहाँ समझ विकसित करने की आवश्यकता है। अच्छा सर, आपने जो रीजनिंग पढ़ी होगी वो काफ़ी एक, जब आप ग्रेजुएशन कर लिए होंगे कॉम्पिटिटिव में, आपने कहीं वो चीज़ को देखा होगा, तो आपने जैसे बात की कि हम चीज़ों को लिंक करें, बच्चे की रीजनिंग पावर को बढ़ाएं, उसकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएं, ना कि उसे बताकर जो है हम वहाँ पर क्लोज कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस तरह से चीज़ें करनी हो। अच्छा सर, कई बार ये होता है जैसे कि हम कोई टारगेट लेकर चलते हैं, हमें यूपीएससी क्रैक करना है, और कई बार कहा जाता है कि आप अपने साथ एक प्लान बी भी रखिए कि आप अगर यहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या हमें अपने साथ ऑप्शंस लेके चलना चाहिए, या ऑप्शन आपको भटकाते हैं, या ये एक अच्छी चीज़ है, या व्यक्ति विशेष के क्रम में अच्छा बुरा हो सकता है? नहीं, मैं नहीं कहता, मैं आपको कहूँगा जी कि बेसिकली अगर कहा जाए तो भटकाते नहीं है जी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको ज्ञान है, परीक्षा दे दीजिए, सिलेक्शन पा लीजिए, ज्वाइन मत करिए, सिलेक्शन तो पाओ। जी जी। आप कह रहे हैं कि आपने यूपीएससी करेंगे, हम तो साहब आईएएस ही बनेंगे, हम और कुछ, हम कोई परीक्षा का फॉर्म नहीं भरें। आप फॉर्म भर रहे हो कि अगर कह दीजिए बैंक का भर रहे हो या उससे रिलेटेड और एग्जाम्स हैं, या हम तो इसी को जोड़ के लेते हैं, आज की डेट में टेट और सीटेट की होती है, अगर आप उसका, वो तो आपसे क्वालिफाई नहीं हो रहा, और आप यूपीएससी के लिए सपने देख रहे हो, तो देखो ना हमारी कमजोरियां कहाँ हैं, अपनी कमजोरियों पे अटैक करो, और जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आपके पास सिलेक्शन होना चाहिए। मैं स्वयं अपने लिए भी कहना चाहूँगा, मैं तो 5वीं नौकरी कर रहा हूँ, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, छोड़ते चले गए, करते तो पाओ ना, दिक्कत कहाँ है? आप उससे चिपको मत, अपनी आपकी तैयारी करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रील्स का दौर है और एक अच्छे कंटेंट से 10, 20, 30 मिनट तक स्टिक रहना बहुत बड़ी बात हो जा रही है यूथ के लिए, क्योंकि एक 15-20 सेकंड की रील में वो आपको पूरा एक जो है डोपामीन रिलीज़ कर रही है, और आप उससे ग्लू की तरह चिपके हुए हैं और देख रहे हैं कंटेंट। तो सर किस तरह फोकस बढ़ाया जाए? कई बार कहा जाता है कि आप 30 मिनट्स का टाइमर सेट कर लीजिए, 20 मिनट्स का सेट कर लीजिए, योगा कीजिए, या सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मन भटके तो आपने कौन कौन से उपाय किए हैं? आपने तो स्वयं ही उपाय बता दिया। जी। मनोरंजन करना है तो मनोरंजन का समय निर्धारित करना होगा ना। जी जी। कि अगर आपने ठीक है 15 मिनट 10 मिनट लगा दिया, टाइमर लगा लिया, उसके बाद आपको हट जाना है। जी जी। अगर आप नहीं हट रहे हैं तो रील तो चलती रहती है, आप भी चलते ही रह जाओगे, स्थिर हो ही नहीं पाओगे। है स्थिरता तो आप, जब बिना स्थिरता के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कहीं ना आपको स्टैंड बाई तो होना पड़ेगा ना। और अध्ययन के लिए तो कहते हैं कि आपको ध्यान और मनन की आवश्यकता है ना। जी जी। वहाँ चलते चलते मनन थोड़ा हो पाता। मनन के लिए तो आपको आपका जो रीडिंग का कंसेप्ट, लर्निंग का कंसेप्ट है, उसमें जो याद किया है आपने, उससे सोचना भी तो है। हाँ बिल्कुल सर। अगर याद की हो, आपको सोच नहीं रहे हो, तो वो तो थोड़े समय बाद निकल जाएगा। मैंने एक चीज़ और देखा, बच्चों से बात हुआ तो बच्चों ने कहा कि हम याद करते हैं, और कुछ बच्चों ने कहा कि हमें याद नहीं होता है। अब याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो हमने कि भूल तो बिल्कुल नहीं जाओगे, जो याद किया हुआ पहले तो उसे लिख के भी देखो कि आपको याद हुआ नहीं हो। अब ऐसा ना हो कि 2 ही लाइन में मान लो, अरे आपने 1 पेज 2 पेज ये क्वेश्चन पूरा है, और वो भी ये नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, आपने पूरा याद किया, उसके बाद आप लिख के दीजिए, या आपके जो टू द पॉइंट कॉम्पिटिटिव बिंदु हैं उनको आप याद करिए, उनको फिर लिख के देखिए। और लिख के देखने से ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद उसको थिंक करिए कि मैंने याद क्या किया। और थिंक ये कब करना है? सोते वक्त, तो आपकी नींद भी उड़ जाए कि अरे मैं तो आज दिन भर याद किया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं हुआ। जब आप भूलोगे, वहाँ स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है, भूलेंगे। और एक बार और थिंक करना, जब दोबारा सवेरे सो के उठो तो फिर सोचो। रात में अगर आपने सोचा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ चीज़ें भूल गए दोबारा फिर पढ़ना शुरू कर दें, फिर तो आप मेंटल डिस्टर्बेंस चले जाए। आप सो जाइए, सवेरे फिर सोचिए कि मैंने कल क्या याद किया था, जो छूटा हुआ उसको फिर से करिए, फिर रिवीजन भी बीच बीच में करता रहिए, तो कहीं मेमोरी में कोई दिक्कत नहीं होती, याद हो जाता है। हाँ, तो जो बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं, तो लिख के देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लिख के देखने के साथ सोचने की भी आवश्यकता है कि मैंने क्या याद किया। अच्छा सर, जैसे हमें कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखने को आया पेपर में, बच्चा क्या करता है, रटता है और एग्जैक्ट वो लिखाता है।
अच्छा, की पॉइंट्स पे अगर हम काम करें शुरू से ही बच्चे के साथ, उसके डेट ऑफ बर्थ पता है और इस तरह से चीज़ें पता है, कहाँ जन्म स्थान क्या है, माता पिता का नाम क्या है, हम बच्चे को इस तरह से वर्क कराएं कि बच्चा जो है अपना इनपुट डालना सीखे, बिल्कुल अपने शब्दों को संजोए, एक सेंटेंस मेकिंग करे। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। जैसे हम यही तो करने की आवश्यकता है। अगर अपने आप नहीं, अगर वर्ड टू वर्ड आप याद कर रहे हो तो कोई उसका अर्थ ही नहीं रह जा रहा जी है। आपको कहाँ जन्म हुआ था, कौन सी तिथि में हुआ था, और उसके बाद उनकी क्या कृतियाँ हैं, या उनके जीवन का कोई खास पॉइंट उतना लिखना, तो आपको शब्द तो अपने आप ही देने होंगे। अगर आप रटेंगे तो फिर आप कितना रटेंगे, नहीं रट पाएंगे। और अगर इतना आपको लेना है तो आपके पास शब्द लिमिटेड हो गए। फिर रटने के लिए मैं एक सामान्य चीज़ कहूँगा, ये आपका जैसे व्यवहार होता है जी है, व्यवहार कौन क्या शब्द है, कोई शब्द है, लेकिन याद करने के लिए हाँ, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, एक सेट हो गया। हाँ, एक सेट हो गया। तो इसी तरह से आपको याद करने के लिए कुछ अपने आप बनाना पड़ेगा। अपने आप बना लीजिए, वो आपकी मेमोरी का अंग रहेगा। और जब आपको लिखना है तो अपने शब्दों में लिखना, अपने शब्द तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर पूरा का पूरा रटोगे तो रटा भी नहीं जा सकता। फिर तो आपकी लिमिटेशन निर्धारित हो जाएगी, पूरा नहीं कर सकते, सिलेबस नहीं हो सकता। सर, जो देसिका डिजिटल स्कूल के जो फाउंडर हैं सुमित सर, जैसा कि आपने कहा कि आजकल हमें राम कथा और इसके साथ में संविधान कथा भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर उसमें हमारे कर्तव्य हैं। हमें अच्छा सर, कर्तव्य हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे कर्तव्य हैं क्या, तो सर हम उनको करेंगे कैसा। जैसा कि हम क्लासरूम में आप जाते होंगे सर, आप किसी बच्चे को पूछते होंगे, बेटा तुम्हारा उद्देश्य क्या है जीवन का, या तुम क्या बनना चाहते हो, ब्लैंक सर, ब्लैंक हो जाता है, 99% ब्लैंक। या तो फिर हम पहले से बच्चे को रटा दिया हो, पुलिस बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये सर चीज़ें बड़ा गड़बड़ कर देती हैं। तो जो हमारे ग्रंथ हैं उनके साथ साथ जो हमारा संविधान है, जिससे पूरे भारत का जो संचालन हो रहा है, व्यक्ति विशेष उसमें उसको पढ़कर खुद में बहुत सारे सुधार ला सकता है। निश्चित रूप से उसे पढ़ने की आवश्यकता है। सर अभी जो हम कर रहे हैं या आप जो देख के आए सर, आज ऐसा कुछ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, महसूस किया है, या होते हुए देखा है अपने सामने से। और अपने सामने से मैंने हज़ारों लोगों को निकलते हुए भी देखा। उन हज़ारों में से कोई एक रुका आके वहाँ पे, उसने चीज़ों को देखा, समझा, जाना, और फिर वो आगे बढ़ा। सर ये सीखने सिखाने का क्रम चलता रहना चाहिए, बिल्कुल चलता रहना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा जो लर्नर है वही जो है कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बड़े रूप में चीज़ें कर सकता है। बिल्कुल। तो हमें ये क्या लर्नर और अर्नर जैसा कि हम कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और सर अभी हमें देश दुनिया से रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अच्छा, कई बार हमें ये कहा जा रहा है कि सर वो राजस्थान में बैठा व्यक्ति है, उसको आप पैसे भेज रहे हो पढ़ने के, उसने याद करके आपको कंटेंट भेजा है, आप उसके कंटेंट को जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे, हम तो एक डेटा के रूप में कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारा कोई उसमें ये तो नहीं है कि हमें उसके डेटा से अर्निंग है या कुछ भी, ऐसा सीन भी नहीं है। तो व्यक्ति विशेष ये सोचने पे मजबूर है कि इनसे आपको मिल क्या रहा है। तो हम उससे यही कहते हैं कि देखिए, हमने सुना है कि आप जो करते हैं उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, और पूरी दुनिया जो करती है उसका प्रभाव आप पर पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। तो सर ये हमें अच्छी चीज़ें करते रहना चाहिए और समाज को अच्छी चीज़ें करते रहना चाहिए, या सर जो नकारात्मकता हावी हो जाती है कभी कभी, हमें हमारे अपनों का साथ नहीं मिलता है, हमें देश दुनिया से साथ मिल जाता है, हमें अपने आसपास वालों का साथ नहीं मिलता है, तब हम थोड़ा सा हमारा फोकस भटकता है। तो सर वो वहाँ पे किस तरह खुद को संभाला जाए? मैं तो आपको जो आप कर रहे हैं वो आपको करते रहना चाहिए। जी है वो एक स्टोरी कही जाती है कि बाप बेटा और गधे की सुनाई जाती है। जी ये तो समाज है, अगर आप सक्सेस हो गए तो आपके साथ है, और कहीं कुछ बिगड़ गया तो आपके खिलाफ है। जी है। और जो आपने इसको कहा है डिजी स्कूल और सुमित जी के बारे में आपने कहा है, जी, मैं तो आप लोगों को बधाई दूंगा, और जितना है कम ही है वो। बेसिकली हम लोग सुनते हैं, जैसे आपने कहा भी कि राम कथा और भागवत की कथाएं तो होती हैं, ये दोनों कथाएं चरित्र निर्माण से संबंधित है, धर्म से संबंधित है। लेकिन हमको अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात किया, और मौलिक के कर्तव्य तो किसी को नहीं मालूम। राम कथा लोगों को मालूम है, उनका चरित्र भी मालूम है, भागवत के बारे में भी जान, कृष्ण के बारे में जानते, दोनों सीरियल आपके अच्छे सीरियल भी है उसके माध्यम से और लोगों के पास। लेकिन जो संविधान कथा की बात जो आपने की है,
आज जो आपने वाचन करवाया है संविधान का, वो तो बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी तो जब तक हमको संविधान में हमारे लिए क्या अधिकार हैं, मेरे क्या कर्तव्य हैं, कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई नहीं पता होगी, तब तक तो हम अशिक्षित ही हैं, शिक्षित नहीं कह सकते हैं। अगर आईपीसी की बात उठती है या कोई अन्य किसी भी कानून की बात उठती है तो सब संविधान से रिलेटेड। तो संविधान का, तो संविधान कथा को मैं आपकी अप्रिशिएट करूँगा। आज आपने प्रातः 8 से साढ़े 8 तक जी लगातार आपने संविधान का वाचन करवाया। इसी तरह हम भी देखते हैं जब राम की कथा होती है तो एक व्यक्ति नहीं करता है, वहाँ पे गांव में, क्षेत्र में लोग आते हैं और लोग उसको वाचन करते हैं। जब वाचन करते हैं तो बाकी लोग सुनते हैं, और सुनते सुनते सबको मालूम है राम कथा का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, या भागवत की ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होगा, कृष्ण का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जानकारी ना हो। लेकिन संविधान की जानकारी प्राप्त करने वाले केवल उतने ही मिलेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, शेष नहीं मिलेंगे। जबकि संविधान की जानकारी सबको होनी चाहिए। तभी हमारे राष्ट्र के निर्माण में हर व्यक्ति का सम्यक रूप से प्रतिभागिता हो पाएगी, उसका योगदान हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों अपनी भागीदारी निभाते रहिए। सर थोड़ा सा और समय लेना चाहेंगे आपका। सर हम ज़ीरो से आते हैं तो हम ज़ीरो होते हैं, और हम जब जा रहे होते हैं तो खाली आते हैं, यानी ज़ीरो होते हैं। तो हमारा सफ़र ज़ीरो से ज़ीरो का है, लेकिन हम बीच में जो चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हों, साहित्य से संबंधित हों, संस्कार से संबंधित हों, या समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उससे संबंधित हों। आजकल संस्कारों का बड़ा क्षरण देखा जा रहा है। एक कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं कि जीना है याद होना है मरण भूल गए हैं, हर पल हो रहा सांसों का क्षरण भूल गए हैं, और घर से चले तो कुत्ते का मुंह चूम लिया, छूने थे माँ बाप के चरण भूल गए हैं। तो सर संस्कार आगे बढ़ने की दिशा में, या शिक्षा के साथ साथ हम साहित्य और संस्कार, मैं तो इस पर सबसे पहले तो प्रतिवाद इस बात पे करूंगा। आपने कहा कि जीरो से शुरू करके हम जीरो पे पहुंच जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे। जी। हम जीरो से होते तो हैं, लेकिन जब कहीं न कहीं हम अपने पूर्व जन्म से, कहते ना, सामान्य रूप से कहा जाता है कि आप मरने के बाद क्या लेके जाओगे, परिवार भी यहीं रह जाएगा, आपकी संपत्ति भी सब यहीं रह जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज़ जाती है, वो आपका ज्ञान आपके साथ जाता है। जो आप, हमने कहा है कि ना, जब बच्चा को हम शिक्षक के रूप में चयनित करते हैं, देखते हैं बच्चा किस क्षेत्र में निकल सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा स्विमर होता है, किसी को सिखाते सिखाते थक जाओगे, अच्छा स्विमर नहीं बन पाएगा। कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा बैडमिंटन का प्लेयर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा मैथमेटिशियन होता है। तो कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म से कुछ चीज़ें लेके आता है। हम लोग देखते हैं पूर्व जन्म की, हम लोग कहानियों को भी देखते हैं, बहुत सारे आपके टीवी में भी रहा करता है कि चाणक्य के नाम से और बच्चों की स्टोरीज भी आती हैं कि बच्चा तो अभी 4-5 साल का है और सवाल IIT के लेवल के सॉल्व कर रहा है, जो कि अगर किसी टीचर को दे दो और जो MSc किया वो भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास क्या रह गया था, क्या लाया, कहाँ से लाया, पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा दिया इतनी जल्दी। तो वो सोने से सोने की यात्रा नहीं है। हमको प्रयास भी इस बात को करने की ज़रूरत है कि जो मेरे साथ इस जन्म नहीं अगले जन्मों में भी मेरे साथ रहेगा जी, वो है हमारे पास केवल ज्ञान। उसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है और ज्ञान हमको प्राप्त करते रहना चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति भी ये कहती है कि जब तक ये पैर जो है वो कब्र में ना पहुंच जाए तब तक ज्ञान सीखना है, और हम सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस है वो हमारी। बिल्कुल, तो सीखते रहना चाहिए हमको, और ज्ञान हमारे साथ में जाएगा, जैसा कि सर ने कहा। और सर जो रोल होता है एक पेरेंट्स का, सर हम विद्यालय जाते हैं और हमने बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा नहीं बता पाया, टीचर ने ठीकरा फोड़े, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने में अपना समय गुजार रहा है और उसके बाद वो बच्चे पे भी नहीं ध्यान दे रहा है, प्राथमिकता में नहीं है बच्चा। तो सर कैसे हम पेरेंट्स को कैसे जोड़ें ज़मीनी स्तर पर, जो चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हों, किस तरह? देखिए, यहाँ पे हमको पेरेंट्स के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षक के रूप में कह दीजिए या विद्यालय के रूप में कह दीजिए, और देखिए पेरेंट्स की समझदारी चाहिए होती है। समझदार पेरेंट के लिए कोई शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। पुराने, अब मैं खुद अपने के लिए भी कहूँगा कि मेरी माता ने तो कभी स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा, लेकिन
पढ़ाई के लिए मैं जब भी कभी गया, जाने की नौबत आई, उसने कभी नहीं माँ ने कहा कि आप जो है कल मुझे निकलना था तो नहीं 1-2 दिन रुक जाओ। हाँ, पढ़ाई को नुकसान होगी, वो इतने जानती हैं कि अगर यहाँ रुक गए तो उनकी पढ़ाई नुकसान होगी। आपको जाना है, उससे पहले वो सारी तैयारी करके हमको तैयार, और आप जाओ। आपका मन भी करेगा बच्चे के रूप में 1-2 दिन और रहने को मिल जाता, लेकिन नहीं, माँ ने कभी नहीं कहा कि आप रुक जाओ, आप जाओ। हैं, तो यहाँ समझ की आवश्यकता है। पहले भी मैंने कहा कि पढ़ाई करते वक्त भी समझ की आवश्यकता है, जीवन जीते वक्त भी समझ की आवश्यकता है। जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उसका हम उपयोग कितना कर रहे हैं, जबकि हर स्तर पर उसका उपयोग होना है। तो परिस्थितियों बस अगर किसी को विद्यालय नहीं मिल पाया, पढ़ नहीं पाया, तो इसका मतलब नहीं उसमें समझ नहीं है। ये समझने की भी आवश्यकता नहीं कि शिक्षित नहीं है इसलिए वो समझ नहीं, हाँ समझदारी की आवश्यकता है। परिस्थितियाँ किताबी ज्ञान की बात तो बाद में उठती है। तो जो गार्जियन के लिए, जिसके लिए आप कह रहे हैं, तो गार्जियन से हमें एक रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। हर गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, किस लिए भेजता है? घूमने के लिए नहीं भेजता, कोई पिकनिक स्थल है ही नहीं जी। उसकी इच्छा है कि उसका बच्चा पढ़े। अब जाने के बाद विद्यालय में, वहाँ विद्यालय में जाने के बाद पढ़ाई ना हो और गौशालाओं की तरह बच्चे वहाँ गए और लौट के चले आए, तो फिर मानव से वो मानव कहाँ बन पा रहा है? तो गार्जियन की तो अपेक्षा यही है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़े, अच्छी इच्छा प्राप्त करे। यहाँ शिक्षक का रोल प्रारंभ हो जाता है कि बच्चे पे ध्यान दें, और बच्चे में ऊर्जा होती है, असीम ऊर्जा। शिक्षक बच्चे की ऊर्जा के कभी सामना कर ही नहीं सकता, और वो भी 50 की क्लास एक शिक्षक, या 40 या 30 की क्लास, हर बच्चा अलग अलग प्रकार का, और वो थकता ही नहीं है। मैं शिक्षक तो उससे कम से कम 1.5 एज का तो हो ही जाता है, दूनी एज का भी होता है। कभी कभी पता चला है कि दूनी से भी ज़्यादा पे निकल जाता है। तो अपने ज्ञान के बल से उसे समझा के, उसे मोटिवेट करके, है बच्चे को उसे क्लास में रखना है, उसे समाना है, उसे आगे पढ़ाना। तो शिक्षा के लिए आवश्यक है, मैंने कहा, शैक्षिक वातावरण। विद्यालय का भी वातावरण अच्छा हो, घर का भी हो, और वो अगर समझदार गार्जियन है तो वो वातावरण देते हैं। तो कुल मिलाकर हमें ना कि पेरेंट्स को एक बहाने के रूप में सामने लाना है, ना कि शिक्षक को लाना है, ना कि बच्चे को लाना है। हमें अपने व्यक्तिगत प्रयासों को करते जाना है, और हमारा जीवन जो है वो लर्निंग अर्निंग के सेंटर में घूमता रहता है कि आपकी लर्निंग्स क्या हैं, आपकी अर्निंग्स क्या हैं। तो अपनी लर्निंग और अर्निंग्स को बढ़ाते रहिए, बने रहिए हमारे साथ सीखने सिखाने के क्रम में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से हम मौजूद होंगे किसी नए साथी के साथ, किसी नई हस्ती के साथ, और सीखने सिखाने का ये क्रम चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।